मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया सर्कुलर का, उसमें हमने सर्कुलर मोशन के सारे केसेस स्टडी करे और सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति कंपटीशन के एग्ज़ाम से भी और एकेडमिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैकेनिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th के कोर्स का, उसका नाम है फ्रिक्शन। तो जो बच्चे अभी हम लोगों के साथ में नए जुड़े हैं, जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेक्टर काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर के सारे वीडियोस को देखें और इनके नोट्स बनाएं। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आपकी तैयारी में और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, उसका नाम है फ्रिक्शन अर्थात घर्षण। तो सभी लोग अपनी नोटबुक को निकाल लें, जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे नोट्स बनाएं और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाना चालू कर दें। नोट्स बनाने से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का हम लोगों का टॉपिक है फ्रिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या किसी भी बोर्ड के आप हों, ध्यान रखिएगा आपकी पढ़ाई का माध्यम कुछ भी हो, लेक्चर ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों मैं आपको पढ़ाता हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सब में कॉमन हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन लगातार कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है घर्षण अर्थात फ्रिक्शन। क्या होता है बच्चों फ्रिक्शन, पहले ये समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम किसी गाड़ी को चलाते हैं या किसी साइकिल को चलाते हैं तो साइकिल को चलाने के लिए हम पैडल पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। और जब हम पैडल पर पैरों से बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो साइकिल आगे की ओर बढ़ती है। अगर आप इसी साइकिल को रेत में चलाएं, डस्ट में चलाएं, जहां पर बालू पड़ी हो वहां पर चलाएं, ऐसी सड़क पर चलाएं, सैंडी रोड्स पर चलाएं, तो आपको साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी अमाउंट में या बड़ी मात्रा में बल को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग किसी ग्लासी सरफेस में या चिकने तल में अर्थात स्मूथ सरफेस में साइकिल को चलाएं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। एक्सपीरियंस किया होगा सभी लोगों ने, कोई नई बात नहीं है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अनुभव किया होगा डेली लाइफ में। या अगर आप स्वयं किसी ऐसे सरफेस पर चलें जो खुरदुरा हो, रफ हो, रेत पड़ी हो उसमें या बालू पड़ी हो, और या तो आप ऐसे सरफेस में चलें जो चिकना हो, जैसे बरसात के दिनों में सड़कें गीली हो जाती हैं, तो दोनों स्थितियों में आगे बढ़ने की जो परिस्थितियां हैं उनमें अंतर होता है। जो रफ सरफेस होते हैं उनमें हमको आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होता है, हमको आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, हमको एक्सपीरियंस होता है कि हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। समझ में आ रहे हैं मेरे एग्जाम्पल, हम जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे सभी लोगों को। और अगर आप ग्लासी सरफेस की बात करो या चिकने तल की बात करो या बरसात के दिनों की बात करो तो सड़क गीली होने के कारण हमें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ता और कभी कदार तो हम आगे बढ़ते समय स्लिप भी कर जाते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हमारे डेली लाइफ में हैं जो फ्रिक्शन से रिलेटेड हैं, घर्षण से संबंधित हैं,
बिना फ्रिक्शन भी हम कोई कार्य नहीं कर सकते और ज़्यादा फ्रिक्शन होने पर भी हम डेली लाइफ में कोई कार्य नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हो कि घर्षण एक आवश्यकता भी है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये इविल भी है, बुराई भी है। फ्रिक्शन इज आल्सो इविल एंड आल्सो नेसेसिटी, घर्षण आवश्यकता भी है और बुराई भी है। तो इतनी बातें पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक बात हमारे दिमाग में आ गई होगी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो घर्षण बल होता है, ये क्या करेगा, ये गति का विरोध करता है। लेकिन हर परिस्थितियों में नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां घर्षण गति का विरोध ही नहीं करता, घर्षण गति को सपोर्ट भी करता है, अर्थात वस्तुओं को आगे बढ़ाता भी है और वस्तुओं को आगे चलने से रोकता भी है। कभी कदार फ्रिक्शन हमको आगे बढ़ने के लिए भी बल देता है और कभी कदार फ्रिक्शन हमारी आपेक्षिक गति अर्थात रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। ये जो एक हमने शब्द बोला रिलेटिव मोशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जब तक दो पृष्ठों के बीच में आपेक्षिक गति नहीं होगी, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तब तक फ्रिक्शन भी एराइज नहीं होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होगा। तो फ्रिक्शन के उत्पन्न होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त है द रिलेटिव मोशन मस्ट बी अकर्स बिटवीन टू बॉडीज और नंबर ऑफ बॉडीज, वस्तुओं के बीच में आपेक्षिक गति होना आवश्यक है। समझ में आ गया? जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, इस प्रकार का कोई भी एक तल है, ठीक है, फिर से बना देते हैं। हम लोगों ने कहा कि हमारे पास एक सरफेस है और इस पर कोई भी एक ब्लॉक या कोई भी एक वस्तु या कोई भी एक पिंड, आप जो भी बोलें, उसको हमने रखा है। और अगर इस ब्लॉक पर हम लोग आगे की ओर कोई फोर्स अप्लाई करें, इसको खींचें, ठीक है ना, कोई भी आपने ब्लॉक, कोई भी एक भारी वस्तु या हल्की वस्तु सतह पर रख दी और आप उसको बल लगाकर खींचो, एफ एक्सटर्नल। तो हमको खींचने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, हमको कार्य करना पड़ेगा। वी हैव टू डू सम वर्क डन, क्योंकि ये ब्लॉक अपने आप आगे की ओर नहीं आ सकता। अगर हम खींचना बंद कर दें, ये फिर से किस में आ जाएगा? रेस्ट में, विराम में आ जाएगा। तो जब तक आप बल लगाओगे तब तक ये आगे बढ़ेगा, अन्यथा ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ब्लॉक का जो लोअर सरफेस है, नीचे वाला तल, और इस वाले सरफेस का जो ऊपर वाला तल है, अपर सरफेस, ये देखो, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में हैं। किसमें हैं? कांटेक्ट में। और इनके बीच में हो रहा है रिलेटिव मोशन। क्या हो रहा है? आपेक्षिक गति हो रही है। सरफेस तो अपनी जगह रुका हुआ है, लेकिन ब्लॉक कहां चल रहा है? आगे की ओर। सतह अपनी जगह रुकी है, लेकिन वस्तु कहां चल रही है? आगे की ओर। तो इसके सापेक्ष इसकी गति हुई, द रिलेटिव मोशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। ये रिलेटिव मोशन का केस है और इसी रिलेटिव मोशन के कारण दोनों के कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स आ गया, जिसको कहते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल। इसको स्मॉल एफ से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। और ये जो स्मॉल एफ फोर्स है वो बॉडी को आगे चलने से रोकता है, वस्तु की गति का विरोध करता है। इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, बट इन द सम केसेस इट हेल्प्स टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये हमेशा गति का विरोध ही नहीं करता, ये वस्तुओं को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बल भी प्रदान करता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया वो बैकवर्ड हो गया। बॉडी का वेट है mg डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N अपवर्ड। N को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन अर्थात अविलंब प्रतिक्रिया। mg को हम लोग बोलते हैं वस्तु का भार, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और F एक्सटर्नल को कहते हो बाह्य बल, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लिख दें।
हिंदी मीडियम के बच्चे कंफ्यूज ना हो, सारी बातें मैं इसीलिए हम बोलते जाते हैं। और स्मॉल f को कहते हो फ्रिक्शनल फोर्स, अर्थात इसको आप लोग कहते हैं घर्षण बल। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच ऑलवेज या विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेसेस। ठीक, घर्षण बल वह बल है, लिख दे हिंदी में भी, वह बल है जो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते, इसलिए उसमें हटक लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सारी बातें हम बताते चलते हैं वैसे भी दोनों में। ठीक है, और कंपटीशन में तो पेपर दोनों में आता है, आप जैसा समझो वैसा काम करो। तो फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मींस आपेक्षिक गति का विरोध करता है। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिलहाल अभी बेसिक्स पे ध्यान दो। हम बार बार बोल रहे हैं अपोज करता है, और एक बार हम ये बोल देते हैं कि अपोज ही नहीं करता, सपोर्ट भी करता है। वो कॉन्सेप्चुअल है, अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बुक में जो ज़्यादातर चीज़ें लिखी रहती हैं कुछ इस प्रकार से। तो थोड़ा सा भी हमने आपको नॉलेज ये दिया कि फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा, बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। ये फोर्स क्या चाहता है कि बॉडी कहाँ बढ़ जाए, आगे, लेकिन स्मॉल एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या चाहता है कि बॉडी आगे की ओर ना बढ़े, ये उसको आगे बढ़ने से रोकता है। इट ब्लॉक्स टू द, या ये कह सकते हो इट अपोजेस द मोशन, रिलेटिव मोशन अकर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है स्मॉल एफ, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इस बात को हमेशा आप याद कर लें। एन को भी नॉर्मल रिएक्शन कहते हो, इसको आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर किसी के आर से इसको पढ़ाया गया हो तो आप कंफ्यूज ना हो, या आगे आप पढ़ें कहीं पे एफ प्रोपोर्शनल टू आर भी लिखा जाता है, आर को नॉर्मल रिएक्शन। और सभी लोग जानते हो नॉर्मल रिएक्शन एमजी को बैलेंस करता है। तो यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यूएन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हमने रिमूव किया तो बच्चों यहां पर एक कांस्टेंट आ गया म्यू, और म्यू को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अर्थात घर्षण गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर म्यू के तो फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं जा सकता। क्लियर, F इज इक्वल टू म्यूएन। तो म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और N क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और N इज इक्वल टू होता है mg। N इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, mg के। mg को बोलते हो वेट ऑफ द बॉडी, सो वी कैन आल्सो से दैट F इज इक्वल टू म्यू mg। तो फ्रिक्शन का पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया, घर्षण बल F बराबर म्यू mg। आप ये भी बोल सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू n। आप ये भी कह सकते हो फ्रिक्शन फोर्स F प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है, जो नियम है, वो यही है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के, अर्थात अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो कांस्टेंट आता है म्यू, इसलिए पूरा कंप्लीट फार्मूला बच्चों क्या बन जाता है, F इज इक्वल टू म्यू एन। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किस पर डिपेंड है, नॉर्मल रिएक्शन पर। घर्षण बल किस पर निर्भर है, अभिलंब प्रतिक्रिया के बल पर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है, म्यू। तो पूरा कंप्लीट फार्मूला क्या बन जाता है, F इज इक्वल टू म्यू एन, और म्यू को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अर्थात घर्षण गुणांक, और N को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, विच इज इक्वल टू mg। सो कंप्लीट फार्मूला विल बी F इज इक्वल टू म्यू mg। सारी बातें आपको समझ में आ गई, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पूरा टॉपिक क्लियर है। नोट करते जाएं सभी लोग, बहुत अच्छे ढंग से हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अभी एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करा देंगे, तब तक आप लोग जल्दी से इसके नोट्स बनाएं। F इज इक्वल टू म्यू एन या N इज इक्वल टू mg।
क्लियर हो गया बच्चों? तो फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स F प्रोपोर्शनल टू N या F इज इक्वल टू म्यू N। यहां पर म्यू को हम लोगों ने बोला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक इसको हम लोगों ने बोला, और जो म्यू होता है उसकी वैल्यू हर सरफेस के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें फॉर रफ सरफेस, जितने भी खुरदुरे तल होंगे उनके लिए म्यू होगा मैक्सिमम, और जब म्यू मैक्सिमम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, जितने भी सरफेस होते हैं रफ सरफेस, खुरदुरे तल, उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है ज़्यादा, और अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जितने भी स्मूथ सरफेस होते हैं, जितने भी स्मूथ सरफेस होते हैं, इनको चिकना तल कहा जाता है, इनके लिए म्यू की वैल्यू होती है कम, और जब म्यू कम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा? कम होगा। जैसे कि आइस सरफेस, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सैंड का सरफेस, ऐसा तल जिसमें रेत पड़ी हो, और इसका एग्जाम्पल है ग्लास सरफेस, या फिर आप कह दो आइस सरफेस। ऐसा पृष्ठ जो कांच का बना हो, या फिर ऐसा सरफेस जिसमें आइस अर्थात बर्फ पड़ी हो, ये दोनों में डिफरेंस होता है। एक होता है जिसमें म्यू की वैल्यू ज़्यादा, और दूसरा होता है जिसमें म्यू की वैल्यू कम। तो अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर म्यू की वैल्यू कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा। तो घर्षण बल किस बात पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर, नेचर ऑफ सरफेस पर, कि सरफेस कैसा है, सरफेस रफ है कि सरफेस स्मूथ है। अगर वो रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा, और अगर वो स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल का मान मुख्य रूप से निर्भर करता है संपर्क तलों की प्रकृति पर। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स on the nature of contact surfaces। ठीक है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो इस बात को हमेशा याद कर लेना, कहीं कोई ऑब्जेक्टिव आए तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कांटेक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि सरफेस है कैसा। अगर सरफेस है रफ, खुरदुरा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस कैसा है, आइसी सरफेस है या ग्लासी सरफेस है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कम होगा। यही कारण है कि खुरदुरे तलों में चलना, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर वो किसी रफ सरफेस पर चल रहा है, रफ सरफेस, तो उसको चलने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, और अगर वो किसी स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, चिकने तल पर, मींस स्मूथ सरफेस, तो उसके चलने के लिए उसे कम फोर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस जो चिकना तल है इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा? स्मॉलर, एफ मिनिमम, और जो खुरदुरा तल है इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा? इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम। क्लियर? तो यही कारण है कि जब हम रेत पर चलते हैं, व्हेन वी वॉक्स ओवर द सैंड, तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़्यादा फोर्स लगा के आगे बढ़ना पड़ता है। आपने देखा होगा, आप गाड़ी से जा रहे हो और अगर आगे सड़क पर रेत पड़ी हो तो हमारी गाड़ी की रफ्तार क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि रेत का जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो म्यू वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर? इसको फाइंड आउट किया जाता है आगे चल के इंजीनियरिंग में। जब आप इंटर करोगे
है ना। जब आप बीटेक करोगे या आगे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कोई दूसरी, वो जब आप इंजीनियरिंग को आप पढ़ोगे या आगे आप और आगे जाओगे तो आपको ये बताया जाएगा कि जो जितने भी पुल बनाए जाते हैं, जितने भी ब्रिज बनाए जाते हैं या जो सड़कें बनाई जाती हैं, इनके म्यू को पहले फाइंड आउट कर लिया जाता है, इनका जो फ्रिक्शन होता है उसको पता लगा लिया जाता है। ऐसी ऐसी मशीनें आती हैं जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिटरमाइन कर लेती हैं। मटेरियल से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। सड़क जिस मटेरियल से बनी है उसके नेचर से फ्रिक्शन पता चलता है। तो जो फ्रिक्शन होता है ये म्यू से पता चलता है, जो म्यू होता है ये नेचर ऑफ मटेरियल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घर्षण बल सतह के या सतहों के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेसेस। क्लियर। इस बात पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। तो फ्रिक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है? एक तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेसेस, और या तो आप डायरेक्ट बोल दो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स करता है ओनली नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस। ये बात सबको समझ में आ गई। तो जिस मटेरियल से, जैसे रबर की लेयर अगर सड़क पर बिछा दी जाए तो रबर का जो म्यू होगा, ध्यान रखना, वो डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन कितना है, ठीक है ना। और अगर रबर की लेयर को हटा दिया जाए, ध्यान रखिए विदेशों में क्या होता है, फॉरेन्स में जो सड़कें बनाई जाती हैं उनके ऊपर एक लेयर की कोटिंग की जाती है। जैसे अपने आपने देखा होगा या अधिकतर मोस्टली आपने देखा होगा, जब सड़कों को बनाते हैं तो उसमें जो है चारकोल भर दिया जाता है और साथ में गिट्टियां डाल दी जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो गाड़ियां सड़क पर चलें उनको टायरों को, उनके टायरों की जो ग्रिप होती है और जो सड़क का सरफेस है, दोनों के बीच में पर्याप्त घर्षण बना रहे और गाड़ियां आसानी से सड़क पर दौड़ती रहें, यानी चलती रहें। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर टायर घिसे हों तो गाड़ियां चलने की बजाय स्लिप करने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर टायर घिसे होंगे तो गाड़ियों के टायरों को आवश्यक घर्षण नहीं मिलेगा, सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा, और यही एक कारण है कि गाड़ियां चलने की बजाय क्या करने लगती हैं, स्लिप करने लगती हैं। ये बातें आपको सारी समझ में आ रही हैं, तो आप इसको नोट कर लें दोनों पॉइंट को। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, घर्षण बल संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर है। और सेकंड आप नोट कर लें, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस, यह संपर्क तलों की, पदार्थ के, संपर्क तलों के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। लिख लिया सभी लोगों ने? जल्दी से नोट कर लें, कॉपी में उतार लें। क्लियर हो गया बच्चों? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है अर्थात घर्षण बल, वो संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। क्लियर। दूसरी एक और बात याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे किसी भी सरफेस पर कोई भी एक m मास का ब्लॉक रखा हो जिसका साइज थोड़ा सा छोटा है, और दूसरे सरफेस पर एक ऐसा ब्लॉक रखा हो जिसका साइज बड़ा है, ठीक है ना, आकार और आकृति बड़ी है। तो अगर आप इस पहले वाले केस को देखो तो दूसरे वाले केस में पहले वाले केस से ब्लॉक का ज्यादा एरिया सरफेस के कांटेक्ट में है, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल नीचे वाली सतह के संपर्क में है, और यहां पर कम एरिया इस वाले ब्लॉक का नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं, जो घर्षण बल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या वो दोनों में सेम होगा कि अलग अलग? तो इस बात को हमेशा लर्न कर लो, फ्रिक्शन फोर्स कभी भी कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह तैयार कर लें। घर्षण बल का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा कि ऊपर वाले ब्लॉक का कम क्षेत्रफल नीचे वाली सतह के संपर्क में है,
और दूसरे वाले ब्लॉक का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल यानी एरिया नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे एरिया कम हो या एरिया ज़्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है, सेम। दैट मीन्स घर्षण बल का मान कभी भी संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट अनिर्भर होता है ऑन कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ सरफेसेस। ठीक है, जो F होगा वो कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी एरिया अर्थात क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो इस बात को हमेशा आप याद कर लें कि फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स केवल कांटेक्ट सरफेस के नेचर अर्थात प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो आज हम लोगों ने फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन लेक्चर किया। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फ्रिक्शन है क्या, ये कैसे काम करता है, किस पर ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता। आप लोग इस लेक्चर के नोट्स अच्छी तरह बनाएं और अपनी तैयारी को करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फ्रिक्शन के सारे प्रकार, क्या क्या उनके फार्मूलेशन होते हैं और क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। तब तक सभी लोग पढ़ाई को अच्छी तरह करते रहें, अपना ख्याल रखें और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई में मेहनत करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।